तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे टॉर्क। देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जितना इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन में फोर्स है उतना ही इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली टॉर्क होगा। हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी चीज के पास रोटेशनल मोशन क्यों है, मतलब कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है ना, या बदल सकता हो अल्फा को पर्टिकुलरली। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, आपको डिक्लेयर कर दूं कि ए प्रोड्यूस करने के लिए आपको एफ चाहिए, आपको टॉर्क नहीं चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों बातों को सेपरेट रखना कि फोर्स होगा तो टॉर्क होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, अपन एग्जांपल ले लेंगे सब चीजों के। अल्फा प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? टॉर्क। यानी ये बदलने के लिए आपको ये चाहिए, और ये बदलने के लिए आपको ये चाहिए। और दोनों का ना एक दूसरे से ऐसा रिलेशन नहीं है कि एक जीरो तो दूसरा जीरो होगा ही। दोनों को बिल्कुल सेपरेटली पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको टॉर्क की डेफिनेशन दे देता हूं। टॉर्क एक घुमाने का फोर्स ही है बच्चों। इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? आर क्रॉस एफ से। अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस से होता है ना, वैसे ही टॉर्क भी किसी एक्सिस से होता है। आपको यह सवाल नहीं पूछा जा सकता कि टॉर्क बताओ। टॉर्क किन्हीं फोर्सेस का होता है और किसी एक्सिस से डिफाइंड होता है वो हमेशा। कई बार टॉर्क थ्रू ए पॉइंट बता देते हैं तो उस पॉइंट से पासिंग एक्सिस ले सकते हो आप, जेड एक्सिस ऐसा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है टॉर्क किसी ना किसी एक्सिस से डिफाइन होगा। और टॉर्क का ये फॉर्मूला हमें कुछ नहीं समझाता कि कौन क्या है। ठीक है, ये किस फोर्स का टॉर्क है? एफ फोर्स का। अगर नेट टॉर्क निकालना है तो सारे फोर्सेस आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उन उन सबका क्या करेंगे आप? सम। सिर्फ फोर्सेस का नहीं, मतलब आर क्रॉस एफ का, यहाँ यहाँ बोल रहा हूँ मैं, यहाँ समेशन लगा देंगे ज्यादा फोर्सेस होंगे तो। अरे इतनी बात क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं क्या कि रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं और आर क्रॉस एफ कर देते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक फोर्स का अपना एक सेपरेटली इंडिपेंडेंट टॉर्क है। वो फोर्स कहाँ लग रहा है ये महत्वपूर्ण है, वो उस हिसाब से टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ऐसे जैसे इसमें आप टॉर्क जीरो बता दोगे फिर तो उस हिसाब से एफ एफ नेट फोर्स क्या है? जीरो। लेकिन ये घूमेगी चीज, इसका नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है, और इसमें एफ क्रॉस आर मत बोल देना, आर क्रॉस एफ होता है। तो ये इसमें क्या चीज क्या है देखना, कि मान लो कि आपके पास कोई पार्टिकल है। सबसे पहले पार्टिकल के लिए मैं चीजें फाइंड करता हूं और उसको फिर अपन बड़ी चीज के लिए जनरलाइज कर देते हैं। ये पार्टिकल यहां पे है किसी पॉइंट पे, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर को मैं कह देता हूं आर, ऐसे। ठीक है, इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है, मैं उसको कह देता हूं एफ। तो ध्यान से सुनना, फोर्स यहां लग रहा है इस पार्टिकल पे इसी दिशा में। ठीक है, हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हो? तो क्या होगा, अगर आप आर क्रॉस एफ लिख दिए हैं तो आपने टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट यानी इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया। जहां पे आर क्या चीज हो गई? आर नीट में ना ये सवाल आया हुआ है एक बार, तो एकदम आई जे वाला, बहुत इजी है ना। और आप अपने कोचिंग का पेपर देंगे ना तो उसमें ये सवाल जरूर 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 आता है। आपको पता ही है आपका कोचिंग कौन सा है। और जब आप कोई भी टेस्ट देंगे ना, उसमें आर क्रॉस एफ वाला टॉर्क वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अवश्य ही आएगा। तो यहाँ पे आर क्या चीज है? आर है पोजीशन वेक्टर, है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन विच force F is acting
अबाउट, पोजीशन वेक्टर किसी चीज के अबाउट, अबाउट विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड टॉर्क। जैसे टॉर्क आपको ऐसा बोले कि इस पॉइंट ओ के अबाउट निकाल लो, तो टॉर्क किसी फोर्स का होता है, इस फोर्स एफ का टॉर्क अपन को निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से जिसके जिसके अबाउट निकालना है टॉर्क, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे जिस पर वो क्या कर रहा हो, एफ फोर्स एक्ट कर रहा हो, और उस एफ और आर के बीच में क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। एफ ऐसा हो सकता है ना, आई प्लस जे प्लस के, जैसे एफ कुछ भी हो सकता है, जैसे आई प्लस 2j माइनस के, ऐसा कुछ एफ है, और आर भी कुछ होगा ऐसा, पोजीशन वेक्टर होगा, ये जैसे 0 0 0 है, ये आई प्लस 2j माइनस 3k, ऐसा कुछ है ये पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, 1,2, -3, ऐसे ऊपर -3 मतलब अंदर कहीं पॉइंट है ऐसा। तो क्या लिख देंगे, आर क्या लिख देंगे, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस इसका, इसका 0 0 है लकीली, तो ये माइनस करना नहीं पड़ रहा अपन को, हो सकता है करना पड़ जाए। जैसे आपको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ लिया जाता, आप ऐसे आर क्रॉस एफ में आर क्या लेते, यही ले लेते क्या, नहीं, इस पॉइंट से इस एफ का दूरी लेते आप और टॉर्क लिखते। अगर मल्टीपल फोर्सेज हैं तो फोर्सेज का नेट सम मत कर देना, हाँ एक पॉइंट पे जरूर कर सकते हो, एक ही पॉइंट पे है तो नेट जरूर निकाल सकते हो, है ना, कि वो फिर वो सभी फोर्सेज का टॉर्क आ जाएगा। पर हाँ, जैसे मल्टीपल फोर्सेज हैं तो आपको हर फोर्स का क्या निकालना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली एक क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या, और उसको क्या करना पड़ेगा, सम्मेशन करना पड़ेगा, यानी कि ये लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा सम्मेशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ आई, हो जाएगा टॉर्क आपका। क्लियर है क्या, आई बराबर 1 से लेकर आई बराबर n तक जितने भी लोग हैं ये, उन सबका टॉर्क कैलकुलेट करना। आपको ऐसा देंगे कि एक पार्टिकल पड़ा हुआ है इस पर, इस पोजीशन पर, वो मान लो पोजीशन R2 है, इस फलां पोजीशन पर एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है ऐसा। तो आप इस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क निकालो, वो दूसरा पॉइंट भी देंगे तुमको, वो क्या ले लेंगे, R1। तो R2 माइनस R1 क्या होगा, R21 होगा, R21 वेक्टर क्या होता है, R2 माइनस R1, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 के अनुसार उसकी पोजीशन क्या है जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है, R2 वेक्टर माइनस R1 करेंगे, वो क्या बनेगा आपका R, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, उस फोर्स के साथ जो उस पॉइंट पे लग रहा है, ऐसा। ऐसे टॉर्क निकालेंगे किसी पॉइंट पार्टिकल के लिए। आई होप आपको टॉर्क का मतलब समझ में आ गया होगा। वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि गेट के पास जाके आपको टॉर्क का मतलब समझाने जाऊंगा, मैं एक साधारण शब्दों में टॉर्क का मतलब समझा रहा हूँ। अब टॉर्क का कुछ डायरेक्शन भी होगा। देखो अपन अपनी आम भाषा में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शनों का वर्णन करते हैं, वो मैंने तुम्हें ओमेगा बताते टाइम भी किया था सर्कुलर मोशन में, है कि नहीं। जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा ऐसा है कि ओमेगा ऐसा है, अरे आपको प्लेन नहीं पता चल सकता ना, ओमेगा किसी एक डायरेक्शन में होगा, किसी एक ही डायरेक्शन में हो सकता है ना वेक्टर, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से आप सेंस बना सकते हो कॉपी पे, हम आम भाषा में इसको यूज कर सकते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं है वो, आप ऐसे मतलब कह नहीं सकते एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन तो एक यूनिक होती है ना। अरे मैं बात समझ रहा हूँ, वैसे टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस की तरफ होगी, और क्या होगी, आर क्रॉस एफ से आएगी, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से, यानी आर की तरफ आप फिंगर स्ट्रेच करना और एफ की तरफ उनको घुमा देना, तो जिस तरफ थंब होगा उस तरफ टॉर्क का डायरेक्शन होगा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका अमाउंट मैंने आपको लिखना सिखाया, और इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन, तो वो कहां से आएगा, राइट हैंड थंब रूल से आएगा, आर की तरफ फिंगर करेंगे स्ट्रेच, और एफ की तरफ उसको कर्ल करने की कोशिश करेंगे, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो आपका थंब का डायरेक्शन भी वही होगा। जैसे ये एक एक्सिस होती और ये एक दरवाजा होता, आप अगर एफ फोर्स लगा के ऐसे खोलते ना इसको दरवाजे को, एफ किधर लग रहा है, इधर, एफ की तरफ फिंगर कर्ल करनी है और एक्सिस से
आर की तरफ क्या करना है, फिंगर को स्ट्रेच करना, और एफ की तरफ कर्ल करना है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, नीचे। और ये डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन का है ही ना, ऊपर नीचे वाला। हमेशा टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आता है बच्चों, अगर नहीं आता हो तो जीरो हो जाता है वो। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या, मतलब समझ तो बात की बात है, मतलब ये रूल समझ गए क्या। जैसे मैंने एक ये एक्सिस ली, और ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर मैंने एफ फोर्स इधर लगा दिया, तो ये मेरा होगा आर, उस आर्म का लेंथ। क्रॉस एफ करने के लिए मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बाद में देख लेंगे यार, है ना। आर क्रॉस एफ करने के लिए डायरेक्शन क्या आएगी, ये टूवर्ड्स यू। ये एफ फोर्स नीचे लगाते तो टूवर्ड्स माइनस के कैप आती। ये एक यूनिक डायरेक्शन है। अब ये किधर घूम रहा है वो ऐसे तुम बोल सकते हो अपने शब्दों में, क्लॉकवाइज घुमा रहा है सर, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है सर, ऐसे, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन ये दोनों ही नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इसकी एक डायरेक्शन होगी एक्सियल वेक्टर की जैसे होती है जेके में। अरे क्लियर है ना, और एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझा देता हूँ और पॉसिबल रोटेशन समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसको इग्नोर कर देते हैं और फिर फिजिक्स समझ में नहीं आती। जैसे सबसे पहली एक्सिस है जेड एक्सिस, ये वाली जो पेज के अंदर जा रही है, अंदर बाहर जैसे जहां मर्जी मान लो, ये जेड एक्सिस है। इसके अबाउट पार्टिकल का ना एक ही प्रकार का रोटेशन संभव है बच्चों, वो ये है ऐसा। जैसा रोटेशन हो उस तरफ रोटेट करके जो आपका थंब है उस एक्सिस की तरफ आना चाहिए, वो रोटेशन पॉसिबल होगा। मतलब कि ये रोटेशन पॉसिबल है क्या कोई और, जैसे ऐसा ये वाला अंदर घुस के ऐसे बाहर आने वाला नहीं, ये एक्सिस के भिड़ जाएगा कभी ना कभी पार्टिकल। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या, एक पर्टिकुलर एक्सिस से एक ही प्रकार का रोटेशन संभव होता है। जैसे आप डोर खोलने की कोशिश करो, खिड़की खोलने की कोशिश करो यार, तो ऐसे थोड़ी है कि डोर को ऐसे उठा के ऐसे कर दोगे आप, ऐसा ऐसा हिंज बना हुआ है, ऐसा डोर है उसके साथ ऐसा, तो ये आर के ये एफ भी तो परपेंडिकुलर है बच्चों, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल फोर्स हो गया, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं लेटर ऑन। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट कैसा रोटेशन संभव है, इस लंबे वाली एक्सिस के अबाउट, वो भी बना देता हूं मैं। उसके अलावा कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश जो फोर्स कर रहा है वो नेट टॉर्क जीरो लाएगा बच्चों हमेशा। जैसे ये एक्सिस है, ये सीधी लाइन, तो इसके अबाउट रोटेशन कैसा संभव है, यहां से पार्टिकल अंदर घुस सकता है, यहां से बाहर आ सकता है, यानी ऐसा टक 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 टक। मैं पहले रोटेशन बना देता हूं, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा ये एक्सिस है, तो रोटेशन ऐसा संभव है, ऐसा इसके उल्टा भी संभव है, इसके अलावा कोई रोटेशन संभव नहीं है। यानी उस डोर को जो आपने अभी यहाँ पे बनाया था, इस गेट को आप यहाँ पे वो कब्जा वब्जा जो भी बोलते हो आप, इस गेट को आप कैसे खोल सकते हैं, ऐसे अंदर ऐसे अंदर बाहर ऐसे, ऐसे नहीं। अरे मेरी बात समझे ना, और ऐसे ऑब्वियसली नहीं, और ऐसे भी नहीं। एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ में एक ही प्रकार का, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए एक ही प्रकार का रोटेशन संभव है, ठीक है। जैसे ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसके अबाउट पार्टिकल कैसे रोटेट हो सकता है, ऐसा। यानी किसी पार्टिकल पे अगर मैंने एफ फोर्स ऐसे लगा दिया तो एक्सिस के पैरेलल लगा दिया, तो ये इसको रोटेट नहीं कर सकता, इस एक्सिस के अबाउट क्या रोटेशन है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अरे हाँ कि नहीं, तो टॉर्क कितना आएगा, जीरो। ये पॉइंट बना के मैं लिखवा दूंगा, ये सारी बातें अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगी आपको जीरो टॉर्क वाली चीज। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए कैसा कैसा रोटेशन संभव है। जैसे ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस, तो इसके लिए कैसा रोटेशन संभव है, इस टाइप से। मैं पहले रोटेशन बना देता हूँ, थोड़ी 3D फील आ जाती है फिर। ये एक्सिस है तो इसके अबाउट, ये एक्सिस है तो इसके अबाउट पार्टिकल कैसे रोटेट कर सकता है, सिर्फ ऐसे, तभी तो ये आएगी यार। मेरी बात समझे क्या। अब मैं आपको कुछ जीरो टॉर्क के बारे में बता देता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, फिर अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें आर क्रॉस एफ भी लेंगे, कुछ डायग्राम देखेंगे उससे टॉर्क निकालेंगे, और कुछ नॉन फोर्सेस का टॉर्क निकालेंगे। फिर टॉर्क की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी बेसिक लेवल पे, डन, पार्टिकल के लिए तो कम से कम। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए आप, तो इंपॉर्टेंस दीजिएगा इस बात को, जीरो टॉर्क। टॉर्क कैसे डिफाइन होता है, किसी एक्सिस के अबाउट, याद रखिएगा, आपसे ऐसा नहीं पूछा जा सकता टॉर्क बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ,
ये एंगुलर पैरामीटर्स हैं, इनके लिए ऐसी बातें संभव नहीं है करना, ठीक है। जीरो टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट मेंशन होगा। देखो टॉर्क का वैल्यू होता है, टॉर्क का वैल्यू होता है एफ आर साइन थीटा, वैल्यू होता है आर एफ साइन थीटा, कुछ भी लिख लो। इसके जीरो होने का मतलब है एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ का जीरो होने का मतलब है या तो आर और एफ पैरेलल है ना, या आर जीरो है या एफ जीरो है। तो एफ बराबर जीरो, अरे ये तो बहुत ऑब्वियस है, आर बराबर जीरो और साइन थीटा बराबर जीरो, यानी आर और एफ क्या है, पैरेलल। जैसे मुझे इसको आप डोर मानिए, ये वो डोर है, तो आप ओपन करने की कोशिश कीजिए, तो आर इधर है, आप ऐसा एफ लगा दीजिए, वो क्या इसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा क्या, नहीं। आर और एफ क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन टॉर्क एक और केस में भी जीरो हो रहा है, इसमें एफ इधर है और आर इधर है, लेकिन इसमें भी टॉर्क क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के कैसा लग रहा है फोर्स, पैरेलल। अरे क्लियर है क्या मेरी बात। तो एफ आर साइन थीटा टॉर्क होता है, जीरो टॉर्क के ये तो मतलब है ही, इसके अलावा क्या है, मैं अलग से आपको हाईलाइटेडली लिखवा देता हूँ ये चीजें, हालांकि इन्हीं में से निकल के आ सकती हैं, पर मैं अलग से लिखा देता हूँ। पहला है टॉर्क विल बी जीरो इफ फोर्स इज पैरेलल टू, ये दो आर आएंगे क्या यहाँ पे, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क विल बी जीरो इफ फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो फोर्स जो है ना वो पैरेलल होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के, इस बात को याद रखना। मतलब सिर्फ ऐसा ही होगा, मतलब तब टॉर्क जीरो होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होगा तो टॉर्क जीरो जरूर हो जाएगा। इसके एग्जांपल आप देख लेंगे, पहले मैं लिख देता हूं। दूसरा, इफ लाइन ऑफ फोर्स हिट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आप लाइन ऑफ फोर्स को आगे बढ़ा चढ़ा के कैसे भी कर देते हो, खींच लेते हो उसी उसी डायरेक्शन के लो, और वो जा करके एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी भी पॉइंट को जाके हिट कर जाती, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ये दो पॉइंट उसके अलावा आर एफ वाले के अलावा याद रखने आपने। मेरी बात क्लियर है क्या, अच्छे से क्या। मैं ये एग्जाम्पल कराने के लिए एक पेट सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वो। टॉर्क किस किस का निकलता है, एक्सिस के अबाउट निकलता है, ये पॉइंट याद रखना है, और किसी फोर्स का निकलता है, ये बात याद रखना। एक सिचुएशन लेते हैं, एक लाइन है ये ए बी, एक लाइन है ये ए बी, ए बी कोई लाइन है, ठीक है। ऐसे कुछ भी खंभा मान लो, ये इमेजिनरी भी होती है लाइनें, ठीक है, जरूरी नहीं है वहां पे फिजिकली वो चीज एग्जिस्ट करे। और इस लाइन से ना एक स्ट्रिंग बांध रखी है अपन ने, एक स्ट्रिंग इसके साथ अटैच्ड है, जिसके साथ एक पॉइंट मास m लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंट साइज ही मान लो इसको, ठीक है, m मास, ऐसा। इसका एफबीडी बनाएंगे तो m पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है टेंशन, एक लग रहा है mg, और उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, ठीक है। एक तो लग रहा है mg और एक लग रहा है इसके ऊपर टेंशन, सेंटर ऑफ मास से पास कर लेना इसको, ठीक है। एक लग रहा है mg और एक लग रहा है टेंशन। तो आपको टॉर्क पूछने के लिए मुझे दो चीजें पूछनी पड़ेगी, एक तो किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूँ और एक कौन से फोर्सेस के अबाउट पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बताना आपको, फाइंड टॉर्क ऑफ, या फिर टॉर्क अबाउट ए बी। पहले तो आप टॉर्क बताना मुझे mg का ए बी के अबाउट, और फिर टॉर्क बताना मुझे टेंशन का।
और इस स्ट्रिंग का लेंथ आप एल ले लीजिए। ये ऐसे डेटा मिसिंग हो ना तो आप खुद ही अज्यूम कर लिया करो उनको यार, एल डी कुछ भी। तो इसका टॉर्क जो आएगा वो mg का सबसे पहले चेक करते हैं। mg का जो फोर्स है ना वो ए बी एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए mg का टॉर्क आएगा 0। mg जो ताकत है वो किसके पैरेलल है? एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्सिस रोटेशन के। एक्सिस रोटेशन ए बी और mg फोर्स दोनों आपस में पैरेलल। और आप ऐसा देखो ना, ये घुमा भी दे अगर तो इस एक्सिस रोटेशन के भिड़ जाएगा ना ये। अरे वो तो मैं गंवार तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको याद रह जाए कि भिड़ना नहीं चाहिए वो पार्टिकल। एक्सिस रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट हो सकता है ये? अभी अभी तो बताया ऐसे ऐसे हो सकता है। ऐसा कोई फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है? ऐसा टॉर्क नहीं कर रहा। कोई फोर्स मतलब इस प्लेन के बाहर होना चाहिए ना यार, ये फोर्स इस प्लेन के बाहर होना चाहिए। है क्या mg फोर्स इस प्लेन के बाहर? तो टॉर्क क्या आ जाएगा? 0। टेंशन का क्या आ जाएगा? टेंशन इस एक्सिस को जाके भिड़ रहा है, टेंशन का टॉर्क क्या आ जाएगा? टी टेंशन का भी 0। एक्सिस रोटेशन को भिड़ने से भी टॉर्क क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। आप टी के कंपोनेंट करके देख लो, इस एंगल को थीटा लेट कर लो तो क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा तो इसको टकरा रहा है और टी कॉस थीटा इसके पैरेलल है। अरे हाँ क्या नहीं, दोनों कंपोनेंट्स का टॉर्क क्या है? अब आपको इसके सेकंड पार्ट में ये बताना है कि फाइंड टॉर्क अबाउट ए बी। अब की बार बताना है फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। ऐसी कोई एक्सिस बना लो जो ए से पास करती हो, उसके अबाउट टॉर्क बताना है आपको। हाँ मतलब ऑब्वियसली इन दोनों फोर्सेस का ही बताना है, टेंशन का और mg का। टेंशन का 0 होगा, वजह क्या है? इसी पॉइंट से भिड़ के जा रहा है टेंशन, इसी पॉइंट से टकरा जाता है टेंशन का फोर्स। टेंशन के फोर्स का टॉर्क क्या होगा? 0। आप कंपोनेंट से देखना चाहते हो, अगर ये एक्सिस है तो टी साइन थीटा कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टी साइन थीटा कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा? टी साइन थीटा इनटू में, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे? वर्टिकल, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं ना एक दूसरे के। तो एल, एल का वर्टिकल कौन सा हो जाएगा? कोस थीटा। इतना टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस करेगा ये फोर्स, और ये वाला ऐसे करेगा टी कॉस थीटा। तो फोर्स है टी कॉस थीटा वर्टिकली अप, और सामने से फोर्स जो आर्म लेंथ हो जाएगी वो एल साइन थीटा हो जाएगी। दोनों टॉर्क एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, कैंसल आउट कर देंगे। या फिर आप खुद ही देखो, टेंशन का फोर्स इसके जाके भिड़ जाता है, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। mg का टॉर्क, mg का टॉर्क अपन लिखते ही आ रहे हैं बचपन से। mg फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स इनटू लेंथ का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? फोर्स अगर वर्टिकल है तो लेंथ का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? हॉरिजॉन्टल वाला, एल साइन थीटा हो जाएगा वो, ये आ जाएगा टॉर्क। तो मतलब आप जो कह रहे हो ना कि mg का टॉर्क बताओ, mg का टॉर्क आप किस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हो वो मैटर करता है ऐसे सिंपल पेंडुलम में। ऐसा नहीं mg एल साइन थीटा mg का टॉर्क रट के बैठ जाएंगे। ए बी एक्सिस के अबाउट mg फोर्स का टॉर्क क्या है? 0। अरे ये एग्जांपल समझ में आया आपको ना? देखो ऐसा है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो आर एफ साइन थीटा होता है। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, थीटा किसके बीच में एंगल है? आर और एफ के बीच में एंगल है। ये बात आपको बहुत काम आएगी, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। यानी इन दोनों के कौन से कंपोनेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं टॉर्क निकालने के लिए? परपेंडिकुलर वाले। कैसे पता मेरे को कि ये ए है और ये वेक्टर कोई बी है और ये एंगल इनके बीच में थीटा है? तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड के लिए। यानी ए का ऐसा लिख सकता हूं क्या मैग्नीट्यूड के लिए? इसको ए साइन थीटा इंटू बी ऐसा लिख सकता हूं। ए साइन थीटा ए का वो कंपोनेंट है जो बी के क्या है? परपेंडिकुलर। एक तो बी के अलोंग ही है ए कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा कौन सा होगा?
जो परपेंडिकुलर होगा। तो ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू बी, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी के दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक तो ए के अलोंग और ए के परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक तो इस यही है और एक इसके परपेंडिकुलर। ए के अगर ए का, सॉरी किसका कंपोनेंट करने को बोला था, बी का। बी का एक तो ए के अलोंग और एक ए के परपेंडिकुलर। जो ए के परपेंडिकुलर वो क्या होगा, बी साइन थीटा इंटू ए। बी साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, जो ए के क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप यहां पे लिख सकते हो ए इंटू बी, ऐसा यही लिखा है मैंने यहां पे। इससे हमको क्या मदद मिलेगी ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल बात है ये। आपको एक चीज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में दिख जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हर बार, और ऐसा जरूर हो जाएगा। जैसे मान लो फोर्स वर्टिकल है तो दूरी कौन सी लेंगे, हॉरिजॉन्टल। और मान लो फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो दूरी कौन सी लेंगे, वर्टिकल। जैसे इसमें मैंने ना फोर्स वर्टिकल था तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना प्रीफर किया। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि mg का ये फोर्स तो इस लेंथ को ही बढ़ा रहा है, mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, और mg sin थीटा ही केवल क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है। तो फोर्स इस लेंथ के परपेंडिकुलर वाला भी मल्टीप्लाई कर सकते थे ना आप, mg sin थीटा, mg sin थीटा इंटू एल भी कर सकते थे। अरे मेरी बात समझे ना, ऐसा। तो इसका मैग्नीट्यूड जानने के लिए आप कोई सा भी कंपोनेंट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। इन बातों को याद रखिएगा, ये बहुत इजीली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस एफ से, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड का थंब रूल यूज करना, राइट हैंड का थंब होना चाहिए। डन। अच्छा, जैसे मेरे पास है ना एक डिस्क है ऐसे, बहुत दिनों से ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है। इसके ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है एफ, ऐसा। एक फोर्स मैं यहां अंदर की तरफ लगा देता हूं, ऐसा, F1 F2। एक फोर्स लग रहा है F3, ऐसा। F3 को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये इसको हिट कर जाएगा, इसको, एक्सिस को, ठीक है। F3 को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये इस एक्सिस को हिट कर जाएगा, ऐसा। हम्म? और एक फोर्स लग रहा है, लास्ट वाला फोर्स F4, ऐसा। F4 ऐसा, F4 लग रहा है, ठीक है। इनका टॉर्क निकालना है सबका, मेरे को इनका टॉर्क निकालना है सारे फोर्सेस का। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। F1 F2 F3 इसका नाम है, 3 F4। F1 का टॉर्क कितना आएगा बता सकते हो, वजह, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ऐसे ऐसा। कौन सा फोर्स लगाएगा यार जो ऐसे से घुमा सके, बस ये ऐसे से घुमा रहा है क्या, ये नहीं घुमा रहा है, ये ऐसी इसकी बिट जाएगी ना ये डिस्क, कोई डिस्क ऐसे घूमती थोड़ी ना है ऐसे। F4 का टॉर्क हो जाएगा 0 एज द फोर्स इज पैरेलल। आप रीजन भी लिखेंगे अपनी कॉपी में तो बहुत अच्छा होगा। एज द फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, F1 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 का टॉर्क हो जाएगा। F2 का टॉर्क क्या होगा, ये सच में घुमा रहा है ऐसे ऐसे, तो F2 इंटू आर, इसका रेडियस आर लेट कर लेते हैं, F2 इंटू आर मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, आर की तरफ ऐसे फिंगर, एफ की तरफ ऐसे, क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आना चाहिए यार टॉर्क, है ना। तो अप आ जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा जे कैप। F3 का देखो, F3 एक्सिस रोटेशन को हिट कर रहा है, टॉर्क ऑफ F3 क्या आ जाएगा, 0। F4 इसको वाकई घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, घुमा रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में हो जाएगा F4 इंटू आर। अब देखो, आर की तरफ ऐसे फिंगर करने की कोशिश करो, इधर आ रहे, और एफ की तरफ इसको क्या करने की कोशिश करो, इधर आर हो जाएगा। फिर एक तरीके से एफ की तरफ कर्ल करने की कोशिश करो, ये क्या हो गया भाई, ये डिस्क जो है ना ऊपर है, हाँ अंदर की तरफ है वो, पीछे है वो। तो आर की तरफ फिंगर कर्ल करने की कोशिश करो, आर की तरफ फिंगर कर्ल करने की कोशिश करो, एफ की तरफ घुमाने को, तो फिंगर ऐसे स्ट्रेच और एफ की तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे, ये आ जाएगा टॉर्क। जिसका टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आएगा वही टॉर्क हो पाएगा।
अदरवाइज टॉर्क क्या होगा, जीरो। ये पूरा का पूरा फोर्स इसके परपेंडिकुलर है पूरी। अरे समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? डन, समझ गए अच्छे से? अच्छा, अब कुछ पॉइंट पार्टिकल के टॉर्क और लिख लेते हैं। अरे समझ गए ना अच्छे से? एक एक और चीज बताओ मेरे को, इस टाइप का क्वेश्चन कराऊं क्या मैं तुमको आर दे दूं 2i + j + k और एफ दे दूं 3i + 2j - k, तो टॉर्क कैसे निकालोगे? हाँ, आई जे के की टेबल बनाओगे, वही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल लो। तो 2 वाला ये पहले लिखोगे, ये पहले लिखोगे? आर क्रॉस एफ में आर पहले लिखा जाएगा। तो 2 1 1 3 2 -1, इसको सॉल्व करना आता है ना, ऑब्वियसली बहुत चैप्टर में कर लिया। तो ऐसे आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन है ना नीट लेवल के हैं और जेई मेंस लेवल। एमजी वाला, हाँ। जैसे देखो, दो सिचुएशन दी थी मैंने आपको। ऐसे कोई खंभा है, यहाँ पे ऐसे धागा लगा हुआ है और यहाँ पर एक मास एम है। सबसे पहले ए बी के अबाउट टॉर्क निकालना था अपन को। एक तो इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, एक टेंशन का। ए बी एक्सिस को हिट कर रहा है टेंशन, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हिट करने पर टॉर्क जीरो हो जाता है। अपने कंपोनेंट से भी देखा, ये एंगल थीटा लेट कर लो, तो ये टी कॉस थीटा, सॉरी ये टी साइन थीटा और ये टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा इसके पैरेलल है, टी साइन थीटा इसको हिट कर रहा है एक्सिस को, तो दोनों का टॉर्क 0 + 0 वाला जीरो है। दो टाइप के जीरो होते हैं ना, -5 +5 वाला पे। अगली वैरायटी में हमको वो मिलेगा। और एक ग्रेविटी, ग्रेविटी इसके पैरेलल है, इसका टॉर्क हो गया। ये पार्टिकल सिर्फ ऐसे घूम सकता है, जो फोर्स इसको ऐसे घुमा सके वही तो होगा ना। अरे हाँ क्या नहीं? अरे क्लियर है मेरी बात? अच्छा, दूसरा केस में ए के अबाउट निकालना था। ग्रेविटी का सबसे पहले टेंशन का फोर्स ए को हिट कर रहा है, तो ए का टॉर्क हो जाए, ए के अबाउट टॉर्क हो जाएगा टेंशन का जीरो। उसमें टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा वाला भी देख सकते हैं आप। टी कॉस थीटा ए के अबाउट कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा ऐसे सर्कल में घुमाएगा, घुमा जरूर रहा है। अरे हाँ कि नहीं? तो ये फोर्स वर्टिकल है, तो कौन सा डिस्टेंस ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल, एल साइन थीटा है वो, टी कॉस थीटा इंटू में एल साइन थीटा, ये टॉर्क आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा। इसका टॉर्क कैसा आएगा, टी साइन थीटा वाले का? टी साइन थीटा कैसा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल डिस्टेंस ले लेंगे इंटू में एल कॉस थीटा, और ये कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, आर क्रॉस एफ वाले प्रॉब्लम्स कर लेना, मैं आपको एक ठीक ठाक प्रॉब्लम करा देता हूँ। जैसे ये डेटा दिया हुआ है आपको, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ से थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से, ठीक है? थीटा इसका एंगल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग है वापस जहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, ठीक है? इनके नाम रख देता हूँ मैं, इसका नाम ओ है, इसका पी है, इसका क्यू है। ओ पी क्यू 3 पॉइंट है। पार्टिकल एक बार पी जगह पे है, एक बार क्यू जगह पे है, ठीक है? ऐसा दो जगह हम कंसिडर कर लेते हैं। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg अबाउट ओ। पहला देखो, फोर्स लिखना जरूरी है जिसका टॉर्क फाइंड कर रहे हो, और वो पॉइंट लिखना जरूरी है जिसके अबाउट टॉर्क। टॉर्क ऐसा नहीं होता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो टॉर्क होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फोर्स भी देखना पड़ेगा, आपको एक्सिस भी देखनी पड़ेगी। डन। तो पहला पॉइंट है पी और दूसरा है क्यू। इन दो पॉइंट्स के अबाउट आपको टॉर्क बताना है। दो पॉइंट्स के अबाउट नहीं, दो पॉइंट्स पर जब जब पार्टिकल है, लिख दिया फाइंड टॉर्क अबाउट ओ इफ द पार्टिकल इज एट पी एंड क्यू। ये क्वेश्चन है, व्हेन द पार्टिकल इज एट पी एंड क्यू। आपको डेटा क्या गिवन है, इसका मास m है और u ये है,
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये दिया हुआ है, इसी टर्म्स में आंसर लाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। देखो सबसे पहले जब पी पे है तब निकाल लेते हैं। तो पी पे है तब ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है, और क्यू पे है तब किधर लग रहा है, नीचे। फोर्स वर्टिकल और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी होगी, r/2, रेंज बाय 2। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालना है, mg इंटू में रेंज बाय 2, u² sin 2 थीटा, बाय में g, ये तो पूरी रेंज होती, बाय में 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टॉर्क। ठीक है, यहां पे होगा तो फोर्स अभी भी कैसा, वर्टिकल, और डिस्टेंस इसका 2 हटा दो बस। किसी भी जनरल पॉइंट पे निकाल सकते हो क्या, यस, किसी भी टाइम टी के हिसाब से बिल्कुल आसानी से। जैसे यहां पर है तो यहां पे फोर्स एम जी इंटू में एक्स कोऑर्डिनेट, एम जी फोर्स यू कॉस थीटा इंटू में टी, किसी भी टाइम टी का टॉर्क है ये। क्लियर है, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पर टाइम क्या हो जाएगा, हाफ टाइम हो जाएगा, एम जी इंटू में यू कॉस थीटा इंटू में टी, तो 2u साइन थीटा बाय जी, तो पूरा टाइम होता है, हाईएस्ट पॉइंट का कितना होगा, u साइन थीटा ऑन में जी। क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, हाँ। ये cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2, क्योंकि 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अरे हाँ कि नहीं, तो ये और ये एक ही बात हो जाएगी, ये किसी भी टाइम टी का हो जाएगा। मेरी बात समझे, ऐसे टॉर्क निकाल पाओगे क्या। टॉर्क के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सिस बतानी पड़ेगी प्रश्न पूछने वाले को, और दूसरी चीज क्या चाहिए, फोर्स। ठीक है, और क्या करोगे, आर क्रॉस एफ करोगे। ठीक है, एफ कभी ना कभी अगर उस एक्सिस को हिट कर जाता है तो टॉर्क होगा 0। एफ उस एक्सिस के पैरेलल है तो टॉर्क होगा 0, क्योंकि फिर वो पार्टिकल उस एक्सिस के अबाउट पर्टिकुलर रोटेट नहीं कर रहा। अरे मेरी बात समझे, ऐसा अगर उस एक्सिस से डिस्टेंस ही चेंज हो गई उसकी, तो उस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कैसे हुआ। अगर पार्टिकल का कोई ऐसा फोर्स है जो उस एक्सिस की तरफ उसको ले जा रहा है, तो वो रोटेट कैसे करेगा। और अगर कोई फोर्स ऐसा है जो एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, तो ये रोटेट कैसे करेगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस से तो इसी दूरी पे पड़ा रहेगा, ट्रांसलेट करेगा। अरे हाँ कि नहीं, ऐसा। तो टॉर्क का एक बेसिक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब टॉर्क के बारे में ना कुछ गंभीर बातें पढ़ते हैं, बहुत शानदार बातें हैं ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ और रोटेशन। ठीक है, अब देखना, मेरी बात सुनना, कि टॉर्क क्या एक्सिस का मोहताज होता है क्या, कई बार नहीं भी होता, कई बार होता है। देख मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा। जैसे आपसे एग्जामिनर्स ये बात बहुत ऑफनली पूछने के चांसेस हैं अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में, कई कई बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इस एक्सप्रेशन को हमको लगता है कि F बराबर 0 मतलब टॉर्क 0, F बराबर 0 मतलब टॉर्क 0, F0 डाल दो सर। ये वेक्टर इक्वेशन है बच्चों। और पॉइंट पार्टिकल के लिए आप कह सकते हो ऐसा, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, उस पर फोर्स नहीं लग रहा, तो वो पॉइंट कैसे रोटेट होगा, मतलब रोटेट तो हो सकता है, पहले से होता हो तो होता रहेगा, अल्फा प्रोड्यूस नहीं होगा उसका, टॉर्क नहीं आएगा उस पर। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक बॉडी है, एक एफ फोर्स इधर लग रहा है, एक एफ फोर्स इधर लग रहा है, और बॉडी, ये बात F बराबर 0 क्या इंप्लाई करती है, F बराबर 0 इंप्लाई करता है क्या टॉर्क बराबर 0, तो आंसर है फॉल्स। यहाँ पे आप देखिए F0 है क्या बॉडी पे, हाँ, टॉर्क 0 है क्या, इस बॉडी पे टॉर्क भी 0 है क्या, बॉडी घूमती जाएगी नहीं क्या तेज तेज, एक फोर्स इधर लगा दो आप, इस पे एक फोर्स नीचे लगा दो, तो ये घूमती जाएगी कि नहीं। 2FL का टॉर्क आ जाएगा, वो बाद में कैलकुलेट कर लूंगा मैं।
लेकिन मैं फिलहाल आपको ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये इसको इम्प्लाई नहीं करता, और इसका कन्वर्स भी इसको इम्प्लाई नहीं करता। जैसे आपको कोई कहता है कि टॉर्क 0 है तो फोर्स 0 है, ये इस बात को इम्प्लाई करता है क्या? तो नहीं करता, ये भी इंडिपेंडेंट है ये। जैसे इस अवस्था में इस बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क नहीं है, लेकिन फोर्स है 2F का। बात को ढंग से सुन लो। फॉर रिजिड पार्टिकल लिखा हुआ है, क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं ना, बहुत शानदार लैंग्वेज यूज करते हैं बहुत बार। जैसे आपको कोई कहे कि सूडो फोर्स कब लगेगा? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, एक ऑप्शन ये है। जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हमें वेलोसिटी जैसी लगती है, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम है क्या लगेगा? सूडो फोर्स। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो पार्टिकल घूम ही रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं फिर। अरे ओमेगा स्क्वायर आर का एक्सिलरेशन होगा उसके पास। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? कि किसी चीज को आप ढंग से पढ़ना, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इन टर्म्स को। और दूसरी बात कि ये दोनों स्थितियां एक दूसरे को इंप्लाई नहीं करती, पार्टिकल के लिए कर देती हैं। पार्टिकल के ऊपर फोर्स ही नहीं है, पार्टिकल कैसे रोटेट होएगा बताओ? ये पार्टिकल है क्या? ये क्या है? ये रिजिड बॉडी है। बात समझ गए ना? तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टॉर्क के बारे में जो बेसिक पॉइंट थे वो अपन समझ गए। आइए कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा हेडिंग लिखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? सिर्फ इस बात को लिखेंगे, इसके ऊपर सवाल एक आध लेंगे, बाकी लेंगे कल, ठीक है? एक सवाल ले लेंगे बस। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि कोई रिजिड बॉडी अगर कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है तो वो एक इक्विलिब्रियम होगा जब नेट फोर्स 0 लगेगा, उसको कहते हैं अपन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इस अवस्था में इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल की गारंटी नहीं लेते हैं। ऐसा इक्विलिब्रियम कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं है, हमने लिखा है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। दूसरा, इसके साथ ही साथ ये बात तो होनी चाहिए ही, इसके अलावा ये भी 0 होना चाहिए। एक साथ ये दोनों घटना घटेगी, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होंगे, तब वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। और ए कंप्लीट इक्विलिब्रियम बॉडी सेंटर ऑफ मास का जो द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास द बॉडी शुड बी 0, और अल्फा भी उस बॉडी का क्या होना चाहिए? तो टॉर्क भी उसमें नहीं लगना चाहिए, उसका एंगुलर मोमेंटम भी नहीं बदलना चाहिए, और उसका मोमेंटम भी नहीं बदलना चाहिए। आसान भाषा में उसके ऊपर फोर्स, नेट फोर्स 0 होना चाहिए सबके सम, और टॉर्क भी उसके ऊपर क्या होना चाहिए? 0। क्या कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए? लग सकते हैं, सब फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, सब टॉर्क का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब एक आसान सा सवाल उसके साथ समाप्त करेंगे, फिर अपन अच्छे सवाल देखेंगे कल। एक वर्टिकल प्लेन में बॉडी रख देता हूं, ये एक थिन रॉड है और इसको 2 स्ट्रिंग से टाइड है ये, ठीक है? बिल्कुल आसान, वेरी इजी, ठीक है? इसका मास है m, इसका मास है m। आपको बताना है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना होगा इस केस में। कैसे? दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। कैसे सवालों को आप जल्दी से रोटेशनल इक्विलिब्रियम से अप्रोच कर दो, बहुत आसानी से पड़ेगा। 2 इक्वेशन है, रोटेशनल से ही लिख दो। और किसी पॉइंट के अबाउट, ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क क्या होगा? 0। नेट फोर्स भी क्या होगा? 0। कल मैं आपको बताऊंगा कि नेट फोर्स अगर 0 होता है किसी बॉडी पर, तो उस बॉडी के किसी भी पॉइंट से
या दुनिया किसी भी पॉइंट से हम टॉर्क को लिख सकते हैं। कल बताऊंगा इसको डिटेल में, ठीक है। नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पे 0 है तो टॉर्क को किसी भी पॉइंट से लिखिए वो सेम आएगा। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, टॉर्क किसी भी पॉइंट से लिख देते हैं। यहाँ से लिख दूँ तो T1 का टॉर्क कितना आएगा? 0। वजह क्या है? T1 इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इस एक्सिस से लिख लेते हैं, ठीक है। इस एक्सिस से तो नहीं, यहाँ से लिख लेते हैं, इस पॉइंट से, ठीक है। T2 इंटू एल, फिर T2 इंटू एल नीचे आएगा, इस पॉइंट से लिख लेते हैं यार, ताकि T2 इंटू एल ऊपर आए और mg नहीं, ठीक है। पॉइंट से mg की दिक्कत होगी। एक तो लग रहा है T2 इंटू एल, इसका टॉर्क कहाँ लग रहा है? ऊपर का, मतलब इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। आर ऐसा है, एफ ऐसा है, तो के कैप में लग रहा है ये टॉर्क। mg का टॉर्क, इसको कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। mg का फोर्स, ये किसका फोर्स है? ग्रेविटी का फोर्स। किसके ऊपर? रॉड के ऊपर। इसके बारे में बात करेंगे। इनटू में L/2, L/2 उसकी दूरी। फोर्स कहाँ लग रहा है? ग्रेविटी का सारा फोर्स कहाँ अज्यूम कर सकते हैं? सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क लिखने के लिए, ठीक है। mg इंटू L/2, L से L को रखाओ, T2 कितना आ जाएगा? mg/2। इस एक्सिस से T2 वाली से निकलते तो T1 भी ऐसा ही आ जाता, क्योंकि mg L/2 पर ही होगा दोबारा से। या फिर आप ट्रांसलेशन के लिए लिख सकते हो T1 प्लस T2 बराबर क्या होगा? mg। तो T2 अगर mg/2 है, T1 क्या होगा? दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। इसमें मैंने एक बात आपको बताई नहीं, वो बात आप मुझे बता दो, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट हो, क्योंकि बताई नहीं तो आपने पूछी भी नहीं। कि ग्रेविटी का सारा फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे कैसे ले लिया मैंने? ले सकते हैं क्या फिर? ग्रेविटी का सारा फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पे ले लेते हैं, अगर यूनिफॉर्म रोड है तो हमेशा ले लेंगे ना। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक यूनिफॉर्म रोड है ये रोड, और यहाँ से m मास पड़ा हुआ है, ये m, कैपिटल M मास की। अब मेरे को इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स चाहिए, तो मैं इसका सारा मास यहाँ पे मान लूँ क्या, बीच में, और फिर ये लिख दूँ क्या, ये मान लो A है और ये L है पूरी, तो ये लिख दूँ क्या, GMM इंटू में A प्लस L/2 इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये लिख दूँ क्या? ये सही है क्या? हाँ, ले लें सेंटर मास पे सारा मास। सेंटर मास जरूर यहाँ पे लाई कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि इस मास का ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर निकालने के लिए इसका सारा मास सेंटर मास पे ले लूं क्या? आंसर है नो। क्योंकि आप ऐसा ऐसा करते हो ना कि इससे एक्स दूरी पर एक डीएम एलिमेंट लेते हो, फिर उसका फोर्स निकालते हो, फिर ऐसे सबका निकालते हो, तो वो फंक्शन आता है पूरा। अरे हाँ कि नहीं, 1 बाय कुछ इंटीग्रेशन में फंक्शन आ जाता है, और फिर उसको आप लिखते हो। यहाँ पे कैसे ले रहे हैं? कहीं कहीं ले लेते हैं, कहीं कहीं नहीं लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। देखो ऐसा है, एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी बताया था ये, अब मैं दोबारा बता देता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास रॉड है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर है, डन। ये सारा मास एक जगह रखा जाए कुछ कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए तो L/2 पर माना जा सकता है, सभी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं माना जा सकता। जैसे पर्टिकुलरली टॉर्क वाली कैलकुलेशन और पोटेंशियल एनर्जी वाली कैलकुलेशन करने के लिए माना जा सकता है, बाकी के लिए नहीं माना जा सकता। ऐसा होने का कारण बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना था मेरे को, ध्यान से सुनना। इस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना था, इसके, ठीक। ये नहीं, इसके, इस एक्सिस के अबाउट जो अंदर जा रही है इसके अबाउट टॉर्क लिखना था। यहां पर एक डीएम मास का पार्टिकल होगा जिसका कुछ टॉर्क आएगा। इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? फोर्स का आता है टॉर्क, तो इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का? डीएम इंटू में जी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं एक्स मान लू। ये क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा इस डीएम पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सही बात है।
और इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा तो नेट टॉर्क आ जाएगा। तो उस पर छोटा सा आया डी टाउ। फिर कोई और डीएम मास का पार्टिकल होगा, वो थोड़ा और आगे होगा, थोड़ा और आगे होगा, उसका एक्स बदलता रहेगा। हमने कोई भी एक्स पर जाके डीएम पार्टिकल लिया और उसके ऊपर टॉर्क निकाला। मेरी बात सुनना, डी एम इंटू में एक्स और जी को बाहर निकाल देता हूं। ये टॉर्क आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? आया ना? अब ध्यान से सुना, जी मैं एम से डिवाइड और एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है इस बात में। अब यहां पे देखो, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम जी इंटू एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन में टोटल मास। इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? एक्स सी ओ एम। यानी कि एक्स सी ओ एम परपेंडिकुलर है उसके, वरना सी ओ एम लिखते उसको। इस अभ्यास में एक्स कोऑर्डिनेट पर्टिकुलर आगे कोई भी रिजिड बॉडी लेते तो वरना वो सी ओ एम लिखा जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू में उस लोकेशन का वैल्यू। वो फोर्स कहां लगाना है हमको, वो कहां लगाना है, वही तो होता है। किसी एक्सिस से फोर्स तो एमजी लग रहा है, एमजी तो इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे लग रहा है, लगाऊं कहां पे? कहां लगेगा वो? सेंटर ऑफ मास पे। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब से हम जब भी ग्रेविटी का टॉर्क लिखेंगे तो वो सारा मास उस चीज का कहां माना जाएगा? सेंटर ऑफ मास पे। ध्यान रखना, अगर वो चीज बहुत बड़ी नहीं है, वरना जी भी वेरी होने लगता है। जी को मैंने बाहर फेंक दिया था ना इंटीग्रेशन से। ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फर्क हैं। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? तो टॉर्क सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से लिखा जाता है वैसे। तो जनरली वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है? सेंटर ऑफ मास पर ही होता है। अरे हाँ कि नहीं? यहां पे कोई एम आई मास कंसिडर करना है, एम आई इंटू जी इंटू में उसकी दूरी आर आई, ये हो जाएगा ना टॉर्क इस वक्त। तो परपेंडिकुलर दूरी आर आई है। तो अब इसके अंदर इसको क्या करना है? इंटीग्रेट। तो जी को बाहर फेंक देंगे और एम आई आर आई अपोन में एम आई कर देंगे, और इधर भी एम आई कर देंगे, एक पूरा का पूरा एम आई का समेशन। ये तो पूरा मास इंटू जी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यानी हमने सिद्ध कर दिया है। यानी हमने क्या कर दिया है? सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया है कि ग्रेविटी का टॉर्क जो होता है वो आप सेंटर ऑफ मास पे सारा मास मानते हुए लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क ऑलवेज। दैट्स ऑल फॉर द डे।